चाचा, चाचा, जल्दी से बाहर आओ। क्या हुआ सोहम? तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या करने आए हो? सब ठीक है ना? चाचा, जल्दी से अपना घर खाली कर दो। गांव में सैलाब आ गया है। किसी सुरक्षित जगह चले जाओ। सब लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं। बस हम ही रह गए हैं। जल्दी से अपना घर खाली कर दो। इतना कहकर सोहम वहां से चला गया और माधव चाचा ने अपने बेटे और बहू से कहा। बेटा सुरेश, जल्दी से अपना जरूरी सामान ले लो। गांव में बहुत बड़ा सैलाब आ गया है, जिसके बारे में अभी अभी सोहम बता कर गया है। हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। किसी किसी सुरक्षित जगह जाना जरूरी है। ठीक है पिताजी, मैं और रूपा अपना जरूरी सामान निकाल लेते हैं। आप मुन्नी को अपने साथ लेकर जल्दी से बाहर चले जाइए। हम भी तुरंत आपके पीछे आ जाएंगे। चिंता मत कीजिए, हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। बस 5 मिनट में चलते हैं। ठीक है बेटा, मैं मुन्नी को लेकर बाहर जा रहा हूँ। तुम और रूपा जल्दी से अपना जरूरी सामान ले लो और बाहर आ जाओ, क्योंकि हम सब किसी सुरक्षित जगह जा सके। ज्यादा देर मत लगाना, समय बहुत कम है। इतना कहकर माधव चाचा मुन्नी को साथ लेकर घर से बाहर चले गए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सैलाब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुका था, जिसकी वजह से सुरेश और रूपा घर से बाहर नहीं निकल सके। वे दोनों सैलाब के साथ ही बह गए। एक पल की देरी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उधर माधव चाचा रोते हुए बोले। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। अब मेरे पास सिर्फ मेरी पोती मुन्नी ही बची है। भगवान उसकी रक्षा करना। सैलाब पहले से भी ज्यादा तेज हो रहा था। माधव चाचा अपनी पोती मुन्नी को लेकर वहां से चले गए और एक सुरक्षित जगह पर जाकर बैठ गए। वहां एक आदमी आया। उसने माधव चाचा से कहा। चाचा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? आपका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। सब ठीक तो है ना? बेटा, तुझे क्या बताऊं? हमारे गांव में सैलाब आया था। ऐसा सैलाब कि सब कुछ बहा ले गया। मेरा बेटा और बहू दोनों सैलाब में बह गए। हमारा घर भी बर्बाद हो गया। अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं बचा जहां मैं अपनी पोती को रख सकूं। मेरी पोती ने और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। चाचा, आप इसकी चिंता मत करो। पास के गांव में एक धर्मशाला है, जहां सरकार के लोगों ने उन सभी के ठहरने का इंतजाम किया है जिनके गांव में सैलाब आया था। वहां खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। चाचा, आप अपनी पोती को लेकर वहां चले जाइए। जब तक आपके गांव से सैलाब नहीं उतरता, आप वहां आराम से रह सकते हो। वहां और भी लोग हैं, आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। बेटा, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बता दिया, वरना मैं और मेरी पोती यहीं भूखे मर जाते। कोई बात नहीं चाचा, आप जल्दी से वहां चले जाओ और जब तक गांव से सैलाब नहीं उतरता तब तक वहीं पर समय बिताओ। वहां आपको आराम भी मिलेगा और पोती को भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं अभी चला जाता हूँ। फिर माधव चाचा अपनी पोती को लेकर धर्मशाला की ओर चल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद माधव चाचा धर्मशाला पहुंचे तो देखा कि कलेक्टर खड़ा है। बेटा, ये वही धर्मशाला है जहाँ वो लोग रह रहे हैं जिनके गांव में सैलाब आया था। हाँ चाचा, ये वही धर्मशाला है जिसकी आप बात कर रहे हो। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? और आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, हमारे गांव में भी सैलाब आया था।
जिसकी वजह से हमारा पूरा गांव सैलाब के साथ बह गया। मुझे यह पता चला था कि जिन लोगों के गांव में सैलाब आया है, सरकार ने उनके लिए इस धर्मशाला में जगह दी है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। हाँ चाचा, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ वही लोग रह रहे हैं जिनके गांव में सैलाब आया था। आप भी यहाँ रह सकते हैं। अब आप अंदर चले जाएं, वहाँ आपको आपका कमरा दिखा दिया जाएगा। फिर माधव चाचा धर्मशाला के अंदर चले गए। वहां उन्हें एक आदमी मिला। उस आदमी ने माधव चाचा को उनका कमरा दिखाया। माधव चाचा अपने कमरे में चले गए और फिर उनने उस आदमी से कहा, बेटा, मेरी बात सुनो। जी चाचा, बोलिए। बेटा, मैंने और मेरी पोती ने इस सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अगर कुछ खाने को हो तो हमारे लिए ले आओ, हमें बहुत भूख लगी है। चाचा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी खाने के लिए कुछ ले आता हूँ। सरकार ने सब कुछ आप लोगों के लिए ही दिया है। अगर आप नहीं खाएंगे तो फिर कौन खाएगा। फिर वो आदमी वहां से चला गया और कुछ समय बाद खाना लेकर वापस आया। उसने वो खाना माधव चाचा को दे दिया और वहां से चला गया। फिर माधव चाचा और उनकी पोती ने पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद माधव चाचा की पोती ने माधव चाचा से कहा, दादाजी, क्या माँ और पिता हमें छोड़कर चले गए हैं? नहीं मुन्नी, वो हमें छोड़कर नहीं गए, बल्कि भगवान ने उन्हें अपने पास खुद बुला लिया है। इसीलिए वो अब यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि भगवान ने उन्हें अपने पास ही रख लिया है। जिन्हें भगवान अपने पास बुला लेता है, वो इस दुनिया में दोबारा नहीं आ सकते। काफी देर तक माधव चाचा ने और उनकी पोती ने बातें की। बातें करने के बाद वहीं पर रात बिताई। सुबह होते ही माधव चाचा अपने कमरे से बाहर निकले तो उनने देखा कि वहां कई लोग जमा थे। वो उनके पास गए और उनसे बातें करने लगे। उनमें से एक आदमी ने कहा, चाचा, आप कौन से गांव के हो? और मैंने आपको कल आते हुए देखा था। आपके साथ सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी। आपका बाकी परिवार कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं आए? मेरे परिवार में मेरा एक बेटा, बहू और एक पोती थी। जब सैलाब आया तो वो बहुत तेज था। मैं और मेरी पोती तो बच गए, लेकिन मेरा बेटा और बहू सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। अब मैं और मेरी पोती ही बच पाए हैं। चाचा, आपकी बात सुनकर दिल को बहुत दुख हुआ। आपका जवान बेटा भगवान को प्यारा हो गया। भगवान आपको सब्र दे और आपके बेटे बहू की आत्मा को शांति दे। हम सब आपके साथ हैं। हमने आप सभी लोगों के गांव के बारे में जानकारी ली है। आप सभी के गांव में अब सैलाब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब आप सभी लोग अपने गांव वापस जा सकते हैं। आपको सरकार की तरफ से पैसे भी मिलेंगे, जिससे आप सभी लोग अपना नया घर बनाकर वहां रह सकेंगे। बेटा, ये तो ठीक है कि हम अपने घर वापस चले जाएं, लेकिन वो पैसे हमें कब मिलेंगे जिनके बारे में तुम कह रहे हो? क्योंकि अभी हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है जिससे हम अपना घर दोबारा बना सकें। चाचा, आप सब लोग इस बात की चिंता मत कीजिए। आप सभी को आज ही पैसे मिलेंगे। जब आप यहाँ से जाएंगे तो मैं आपको पैसे देकर ही रवाना करूँगा, ताकि आप सब लोग अपना नया घर बना सकें। कलेक्टर से पैसे लेने के बाद सब लोग अपने अपने गांव वापस चले गए और वहां जाकर अपना नया घर बना लिया। और माधव चाचा भी पहले की तरह अपनी जिंदगी जीने लगे। वो खेती बाड़ी करके अपना घर चलाते थे। एक दिन वो एक बबूल का छोटा सा पेड़ घर ले आए और उसे अपने घर के सामने लगा दिया। मुन्नी ने माधव चाचा से कहा, दादाजी, आप इस बबूल के पेड़ को घर के सामने क्यों लगा रहे हो? मुन्नी बेटे, ये बबूल का पेड़ जब बड़ा हो जाएगा
तो हमें सहारा देगा। इसीलिए हम इसे अपने घर के सामने लगा रहे हैं। दादाजी, ये पेड़ हमें कैसे सहारा देगा जिसकी आप बात कर रहे हो? भला पेड़ हमें कैसे सहारा दे सकता है? बेटा, हर 2-3 साल बाद जब बारिश बहुत ज्यादा तेज होती है तो हमारे गांव में बहुत बड़ा सैलाब आता है, जिससे बहुत नुकसान होता है। इसीलिए मैं इस बबूल के पेड़ को लगा रहा हूँ। जब ये बबूल का पेड़ बड़ा हो जाएगा तो हम इसके ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी बनाएंगे, और जब सैलाब आएगा तो वहीं पर रहेंगे और हमारा ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है दादाजी, पर क्या ये पेड़ हमें सच में सहारा देगा? हाँ मुन्नी, ये हमें जरूर सहारा देगा जब ये बड़ा हो जाएगा। माधव चाचा और उनकी पोती ने थोड़ी देर बातें की, फिर दोनों घर में चले गए। जब गांव के लोगों को पता चला कि माधव चाचा अपने घर के सामने एक बबूल का पेड़ लगा रहे हैं जो उन्हें आने वाले समय में सहारा देगा, तो उनमें से कई लोग आपस में बातें करने लगे। माधव चाचा का अपने बेटे और बहू की मौत के बाद दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है, जो ये ऐसा काम कर रहा है। भला बबूल का पेड़ उनके आने वाले समय में कैसे रक्षा कर सकता है? हाँ भाई, तुमने सही कहा। मुझे भी अब यही लग रहा है कि माधव चाचा का दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो लगता है कि माधव चाचा को अब किसी डॉक्टर की जरूरत है, जो वे ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। भगवान उनका भला करे। मुझे भी यही लगता है कि माधव चाचा को डॉक्टर की ज़रूरत है, ना कि बबूल के पेड़ की, जो आने वाले समय में उन्हें सहारा देगा। गांव वाले लोग आपस में बातें करने लगे, लेकिन माधव चाचा को उन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो रोज अपना काम करते और लौटने पर उस पेड़ को पानी देते। लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो माधव चाचा के इस काम से सहमत नहीं थे। वे लोग भी माधव चाचा की तरह अपने घरों के सामने बबूल का पेड़ लगाना चाहते थे। वे माधव चाचा के पास आए और बोले, माधव चाचा, हमें भी बताओ कि तुम ये बबूल का पेड़ अपने घर के सामने क्यों लगा रहे हो, और ये आने वाले समय में हमारी कैसे मदद करेगा और हमें सहारा कैसे देगा? मैं ये बबूल का पेड़ इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमारे गांव में हर 2-3 साल में एक बड़ा सैलाब आता है, जिससे हमें बहुत नुकसान होता है। लेकिन इस बार जब भी सैलाब आएगा तो मैं अपना समय इस पेड़ पर बिताऊंगा। मैं इस पेड़ पर एक छोटी सी झोपड़ी बना लूंगा ताकि मेरी और मेरे घर की रक्षा हो सके। माधव चाचा की बात से सभी लोग बहुत सहमत हुए। फिर उन्होंने माधव चाचा से कहा, माधव चाचा, आपने हमें आज एक बहुत बड़ी बात समझाई। हम भी आपकी तरह अपने घरों के सामने बबूल के पेड़ लगाएंगे, ताकि हम भी आने वाले समय के लिए तैयार रहें। फिर अगले दिन से उन सभी लोगों ने अपने घर के सामने बबूल का पेड़ लगाना शुरू कर दिया। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। बबूल के पेड़ बड़े हो गए। फिर माधव चाचा जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गए और लकड़ियां काटकर वापस आए तो गांव के एक आदमी ने माधव चाचा से कहा, चाचा, मैं आपको कई दिनों से देख रहा हूँ। आप रोज खेत में काम करने के बाद जंगल में जाते हो, लकड़ियाँ काट कर यहाँ लाते हो। आप कितने दिनों से यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हो? आप इतनी ज़्यादा लकड़ियों का क्या करोगे? बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि मैंने अपने घर के सामने बबूल का पेड़ क्यों लगाया है। और ये जो लकड़ियां मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, इन्हीं लकड़ियों से मैं बबूल के पेड़ के ऊपर अपने लिए झोपड़ी बनाऊंगा। चाचा, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझे बता दिया। अब मैं भी वैसे ही करूँगा, जैसे मैंने पहले आपको देखकर अपने घर के सामने बबूल का पेड़ लगाया था। वैसे ही अब मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करके झोपड़ी बनाऊंगा, और मैं गांव के सब लोगों को भी बता दूंगा,
ताकि वे भी आपकी तरह लकड़ियाँ इकट्ठा करके अपनी झोपड़ियाँ बनाएं। ठीक है बेटा, तुम सबको बता दो। फिर मंगेश वहां से चला गया और उसने सभी गांव वालों को बता दिया। सभी गांव वालों ने वैसा ही किया जैसा मंगेश ने उन्हें बताया था। थोड़े ही समय में सब ने अपनी झोपड़ियां पूरी तरह से तैयार कर ली और अब वे निश्चिंत थे कि अगली बार जब भी बाढ़ आएगी वे और उनके परिवार सुरक्षित रहेंगे। कुछ ही समय बाद वैसे ही हुआ जैसे माधव चाचा ने सोचा था। काले बादल पूरे गांव पर छा गए। बारिश बहुत तेजी से होने लगी। माधव चाचा ने अपनी पोती से कहा, बेटा, वो वक्त आ गया है जिसके लिए ये सारी तैयारी की थी। घबराना मत, अपनी झोपड़ी में चलो, वहां हम सुरक्षित रहेंगे। भगवान ने अगर हमें पहले बचाया है तो आगे भी हमारी रक्षा करेंगे। हाँ दादाजी, आपने सही कहा। अब हम अपने पेड़ के ऊपर जो झोपड़ी है वहां चलेंगे और जब तक सैलाब पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता हम वहीं पर अपना समय बिताएंगे। हाँ मुन्नी, तुम अब जल्दी से जरूरी सामान ले लो और खाने पीने का सामान अब साथ ले लो। अब जब तक सैलाब पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता हम वहीं रुकेंगे और खाना पीना भी वहीं करेंगे। फिर माधव चाचा और उनकी पोती ने अपना सारा जरूरी सामान लिया और अपनी नई झोपड़ी में चले गए। वहां मंगेश भी आ गया। मंगेश ने माधव चाचा से कहा, चाचा, मैं भी तैयार हूँ। मैंने भी अपने घर वालों के साथ झोपड़ी में जगह बना ली है। आपकी बात मानकर हम सब ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। अब हमें किसी बात का डर नहीं। हाँ मंगेश, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुमने पहले ही पूरी तैयारी कर ली। लेकिन अब तुम एक काम और करो। जो लोग अभी तक अपना सामान अपनी झोपड़ी में नहीं ले गए, तुम उन्हें जल्दी से जाकर बता दो कि वे अपना सामान तुरंत झोपड़ियों में ले जाएं और वहीं रहे, क्योंकि सैलाब कभी भी आ सकता है। ठीक है? फिर मंगेश वहां से चला गया और जाकर सभी गांव वालों को बता दिया। फिर सभी गांव वालों ने अपना सारा सामान झोपड़ियों में रखा और खुद भी झोपड़ियों में चले गए। फिर से सैलाब पहले की तरह बहुत तेज आया, लेकिन इस बार सब बच गए। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब सैलाब पूरी तरह से खत्म हो गया तो सरकार के लोग फिर से उस गांव में आए। अरे, ये क्या? यहाँ तो लगता है सैलाब बहुत तेज आया था, इसीलिए यहाँ कोई घर नहीं बचा। सिर्फ ये बबूल के पेड़ ही खड़े हैं। और ये इतने सारे बबूल के पेड़ किसने लगाए हैं? और इनके ऊपर ये झोपड़ियाँ कैसे बनी हैं? सर जी, मुझे तो लगता है कि ये सभी लोग उन पेड़ों के ऊपर बनी झोपड़ियों में रह रहे हैं। अच्छा, तुम सभी जाओ और उन सब लोगों को बुलाकर मेरे पास लेकर आओ। फिर उस कलेक्टर ने, जिसे सरकार ने भेजा था, उन सभी लोगों को बुलाने के लिए एक आदमी को भेजा। फिर वो आदमी सभी गांव वालों को बुला कर ले आया। इसके बाद कलेक्टर ने उन सभी गांव वालों से कहा, चाचा, क्या वही है ना जो पिछली बार धर्मशाला में रह रहे थे, जहाँ सरकार ने रहने के लिए जगह दी थी? हाँ बेटा, हम वही लोग हैं जो पिछली बार उस धर्मशाला में रह रहे थे। आप सभी ने जो समझदारी और पहले से तैयारी की वो सच में बहुत सराहनीय है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो शायद ये सैलाब बहुत नुकसान करता। हम आप लोगों की समझदारी से सीख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं से कैसे निपटना चाहिए। सरकार आपकी मदद ज़रूर करेगी। आपका बहुत धन्यवाद बेटा, जो आप इस बार फिर हमारी मदद करने के लिए यहाँ आ गए। चाचा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। ये तो हमारा फर्ज है कि हम आपकी मदद करें। फिर उस कलेक्टर ने एक बार फिर से उन सभी गांव वालों की मदद की और उन्हें पैसे दिए ताकि वे अपना घर फिर से चला सकें। इसके बाद वो वहां से चला गया। सभी गांव वाले पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगे।
फिर माधव चाचा अपने बेटे और बहू को याद करते हुए भगवान से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए अपनी पोती मुन्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगे।